तो इंट्रोडक्शन टू CSS। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये भी एक लैंग्वेज है, जैसे HTML लैंग्वेज है, इसी तरह ये भी एक लैंग्वेज है जो कि हमारे वेब पेजेस को स्टाइल करने के लिए यूज होती है। इज अ स्टाइलिंग लैंग्वेज यूज टू कंट्रोल द लेआउट। लेआउट क्या होता है कि आपकी ये जैसे एक फॉर्म लगा हुआ है, तो एक इनपुट इस तरफ आ रही है, एक इनपुट इस तरफ आ रही है, और ये एक पेरेंट डिव है और इसके अंदर दो इनपुट पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये लेआउट डिजाइन है। नीचे वाली लाइन के अंदर उसने एक लाइन में 3 रख दिए, इस लाइन में 3 रख दिए और इसमें एक एक रख दिया। इसी तरह नीचे उसने टेक्स्ट रखा, नीचे एक बटन लगाया। तो ये जो डिजाइन आपको नजर आ रहा है वही फॉर्म ही, लेकिन ये लेआउट इसका सेट। तो सेटिंग स्टाइल शीट से हम लेआउट सेट करते हैं। अपीयरेंस ऑफ द वेब पेजेस, और इसके अलावा अपीयरेंस यानी कि इसका बटन का कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, फोरग्राउंड कलर क्या होगा। ठीक है, इसी तरह इनके दरमियान में स्पेसिंग कितनी आएगी, इस टेक्स्ट का कलर क्या होगा, इस टेक्स्ट का कलर क्या होगा। ये जो आपकी अपीयरेंस कहलाती है ऑफ वेब पेजेस रिटन HTML, और HTML पे ये काम करती है। It is used to separate the presentation of documentation from its structure। यानी ये जो लैंग्वेज है, ये आपकी जो प्रेजेंटेशन है, मतलब कि आपने वेबसाइट को कैसे दिखाना है उसको, और स्ट्रक्चर को अलग-अलग करती है। allowing for more flexibility and control over the layout। visual styling, layout मैंने आपको सिखाया क्या। विजुअल स्टाइलिंग यही कि बैकग्राउंड कलर क्या होगा, फोरग्राउंड कलर क्या होगा, टेक्स्ट का बैकग्राउंड पे क्या लगेगा। एंड यूजर एक्सपीरियंस, और यूजर एक्सपीरियंस मतलब कि अगर ये वेबसाइट जो है मोबाइल में ओपन होती है, जैसे कि हमारे पास टाइसर की साइट है, कि अगर ये मोबाइल पे ओपन होती है तो ये कैसी नजर आएगी, ये इसका यूजर एक्सपीरियंस आ जाता है। इससे मैं अगर मोबाइल डिवाइस पे ओपन करूँ इस तरीके से, तो ये यहाँ से अगर मोबाइल में ओपन होगी तो कुछ ये ऐसे नजर आएगी आपको। ये अभी सही लोड नहीं हुई, रिफ्रेश करता हूँ इसको। ये मोबाइल डिवाइस पे कुछ आपको ऐसे नजर आएगी। ठीक है, ये यूजर एक्सपीरियंस कहलाता है। Some common uses of CSS includes styling text and fonts। अगर हमने फॉन्ट को स्टाइल करना है, टेक्स्ट को स्टाइल करना है। फॉन्ट बेसिकली होता है फॉन्ट स्टाइल, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एरियल सिलेक्टेड है। ठीक है, इसको मैं अगर रोबोटो कर दूं तो ये फॉन्ट का आपकी ये फॉन्ट चेंज हो रही है। ठीक है, टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट आपके सिंपल टेक्स्ट का कलर वगैरह, इसकी फॉन्ट चेंज करना। क्रिएटिंग लेआउट एंड ग्रिड सिस्टम्स। लेआउट समझ लिया कि कौन सी चीज इधर लगानी है, कौन सी इधर लगानी है, इधर लगानी है। और ग्रिड सिस्टम ये हम आगे चल के देखेंगे। डिजाइनिंग विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन, तो एनिमेशन भी इसमें बन सकती हैं छोटी छोटी। यानी इसके ऊपर जैसे कि मैं किसी एक बटन के ऊपर माउस लेके जाता हूँ, ये नीचे एक बॉर्डर सा लग के आ गया, ये छोटे से एक विजुअल इफेक्ट है। ठीक है, ये छोटा सा एक विजुअल इफेक्ट है। और ये देखो, ये मैंने इसके ऊपर माउस किया तो एनिमेशन चल रही है, वो छोटा बड़ा और है। ये भी CSS से हम कर सकते हैं, छोटी छोटी एनिमेशंस बना सकते हैं। विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन। कस्टमाइजिंग अपीयरेंस ऑफ HTML एलिमेंट। एलिमेंट्स हमने देखा था कि एक टैग ओपन होता है और क्लोज होता है और उसमें कुछ कंटेंट और एट्रीब्यूट्स आ जाती हैं, तो वो मुकम्मल जो है क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव डिजाइन फॉर मोबाइल एंड टेम्पलेट, वो मैंने आपको दिखाया कि अगर इसको मोबाइल पे तो ये कैसी नजर आएगी, ये कंट्रोल भी हम CSS से करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग एक्सेसिबिलिटी फीचर्स सच एज द हाई कॉन्ट्रैक्ट मोड। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होते हैं लाइक जैसे कि अगर कोई जिसको कम नजर आता है वो अगर देख रहा है तो वो कैसे इसको एक्सेस करेगा साइट को, ये कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद इसको लिखना कैसे, हमने इस लैंग्वेज को यूज कैसे करना है। तो इसके लिखने के 3 तरीके हैं। एक हम क्या करते हैं, एलिमेंट के अंदर ही डायरेक्ट लिख देते हैं, जिसे हम कह रहे होते हैं इन लाइन CSS। एलिमेंट में टैग लगाते हैं हम एक स्टाइल का। ठीक है, इनलाइन CSS की एग्जांपल होती है कि एलिमेंट में एक टैग लगाते हैं, सॉरी एलिमेंट में एक एट्रीब्यूट लगाते हैं स्टाइल की, उसमें हम CSS लिख देते हैं। अभी देखेंगे आगे चल के।
इसके अलावा इंटरनल, यानी कि मेरे पास ये एक मैं यहाँ पे फाइल बना रहा हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, और इस तरीके से मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। तो सी एस एल क्लास 1 ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक H1 बना ली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हेलो CSS और इसको मैंने अब चलाना है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं, अगर मैं यहीं पे CSS लिख देता हूँ, एक मैं CSS आपको लिख के दिखाता हूँ। अभी मैं अगर इसे चलाता हूँ तो इसको चलाने का तरीका भी आपको दूसरा हम यूज करेंगे। तो ये इस तरीके से आ रही है। मैं इसका कलर रेड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे CSS कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड। तो इसका जो कलर है ना वो रेड हो जाएगा, ठीक है। ये कहलाता है लाइन, यानी एलिमेंट के ऊपर ही लिख दिया, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक टैग लगाते हैं स्टाइल का, जैसे ये बॉडी का टैग, हेड का टैग, ऐसे हमारे पास एक टैग यूज होता है स्टाइल का, ठीक है। और ये हम वैसे तो डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह रख सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली रखते हैं हेड के अंदर स्टाइल का टैग ओपन और स्टाइल का टैग क्लोज, इसके दरमियान में CSS लिखते हैं। लाइक जैसे मैं कहता हूं कि H1 की बैकग्राउंड कलर गोल्ड कर दो, ठीक है। ये भी सारा समझाऊंगा मैं कैसे होता है। तो इसका बैकग्राउंड कलर गोल्ड हो जाएगा। तो ये कहलाती है इनलाइन CSS, ये जो मैंने इस एलिमेंट के ऊपर ही लिख दी इनलाइन। और ये मैंने जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी है टैग, इसे कहते हैं इंटरनल CSS, ठीक है। और इसके अलावा एक और तरीका होता है थर्ड, एक्सटर्नल CSS का। उसके लिए हम क्या करते हैं, अलहदा से एक फाइल बना लेते हैं, उसको इस लिंक करवा देते हैं इस डॉक्यूमेंट, वो भी हम देखें। तो ये 3 तरीकों से हम CSS लिख सकते हैं। तो 3 तरीकों में से बेस्ट तरीका कौन सा है? तो बेस्ट तरीका बेसिकली एक्सटर्नल होता है कि हम अलहदा से एक फाइल बना लें। आप देखिए ना, यहाँ पे व्यू लेयर को अलहदा कर देता है स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। कहाँ पे है, appearance and use it to separate the presentation of document from its structure, यानी HTML है स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन है आपकी CSS, तो उसको हम अलग फाइल में लिख लेते हैं और यहाँ पे लिंक करवा देते हैं। लेकिन अभी हम तरीके का ये बार फिलहाल लर्निंग के लिए। इसके बाद आपके पास ये इसके तो हैं लिखने का तरीकेकार। अच्छा, इसके बाद इसकी डिक्लेरेशन क्या है, ये कैसे लिखी जाएगी। बस करें यहाँ पे मैंने आपको, अब मैं ये इसको खत्म करता हूँ, अब मैं सारा कुछ खत्म करता हूँ, दोबारा सिंपल डॉक्यूमेंट में लेके आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ना इस एग्जांपल समझनी है। MS वर्ड वगैरह अगर सबने यूज किया हुआ, जैसे ये मैं यूज कर रहा हूँ, ये भी MS वर्ड है। अब मुझे फर्ज करो इस इस लाइन का कलर चेंज करना है और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बैठ के कलर चेंज कर दूं, इसका कलर चेंज होता है इससे, ये बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर चेंज होता है और इससे जो है बैकग्राउंड कलर चेंज, ठीक है। तो ये टेक्स्ट कलर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, रेड नहीं हुआ। क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ, सबसे पहले मुझे इसको, जिस चीज को मुझे चेंज करना है उसको पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मुझे जाके उसका मैं कलर चेंज करूं और बैकग्राउंड कलर चेंज करूं तो ये हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें समझने वाली बात क्या है कि सबसे पहले तो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। CSS के अंदर भी हमें पहले उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है। इस एलिमेंट का हमने कलर या बैकग्राउंड जो भी हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स हैं, तो वो हम देखते हैं। पहला हम सिलेक्टर देखते हैं, तो ये मेरे पास एक H1 टैग है, ठीक है। और CSS लिखने के लिए हम मोस्टली ना नीचे यहाँ पे स्टाइल का टैग लगाते हैं, स्टाइल का टैग ओपन, स्टाइल का टैग क्लोज। इसके अंदर अब हम CSS लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स हैं। अभी मैं यूज कर रहा हूँ टैग सिलेक्टर। ये क्या है, H1 क्या है, H1 टैग है।
ये H1 क्या है और ये सारा क्या है, तो इसे हम टैग सिलेक्टर भी कहते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर भी कहते हैं। तो H1 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब इसका मुझे सेम काम करना है, यानी मैंने यहाँ पे फर्ज करो, इसका मुझे फर्ज करो ये हेडिंग है, मुझे इसका कलर रेड कर देना है और बैकग्राउंड इसका ये येलो सा कर देना है, ये काम। ठीक है, सिलेक्ट मैंने कर लिया, बंद करना चाहता। अब मुझे इस लैंग्वेज को समझना है, इसको लिखना है, तो इसके लिए स्पेस देते हैं, ना दो जरूरी नहीं है, स्पेस देते हैं और इसके आगे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, ओपन और क्लोज। ठीक हो गया। क्यों एरर दे रहा है? अच्छा, अभी लिखूंगा इसमें। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। फिर इसके बाद आपका ये जो होता है ना, ये इसका जो बैकग्राउंड कलर या कलर, इसको हम कह रहे होते हैं उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, खसूसियात, कि इस सिलेक्टर की, इस H1 की क्या है जी, कलर प्रॉपर्टी क्या होगी जी, क्या है इसमें, कलर कौन सा और बैकग्राउंड कौन सा है, टेक्स्ट कलर नहीं, कलर प्रॉपर्टी। कलर क्या है इसका, रेड, और बैकग्राउंड कलर क्या है, ये दो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इस एलिमेंट की CSS में जब जाएंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, टारगेट करेंगे और करली ब्रेस ओपन करेंगे, करली ब्रेस क्लोज करेंगे। अब इस H1, ये जो करली ब्रेस ओपन और क्लोज हो रही है, इसके दरमियान में मैं जो भी रूल कहते हैं, हम रूल लिखूंगा, वो इस H1 पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे आओगे, आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करोगे ना, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तो आपके पास CSS की सारी अवेलेबल प्रॉपर्टीज ये दिखाना शुरू कर देता है। आप सिलेक्ट करोगे, राइट साइड पे बताता भी है कि क्या होगी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी। ठीक है, लेकिन हमने इसमें से चंद एक ही यूज करनी है, चंद एक यूज होती है, 10 20 30 बस, इतनी यूज होंगी। ठीक है ऑल ओवर दी वेबसाइट नहीं, कॉमन जो यूज होती है, कॉमन जो यूज होती हैं वो 20 30 ही हैं। ठीक है, बाकी फिर स्पेशल आ जाती हैं जिसको कोई जरूरत होती है, कॉमन जो आम यूज होने वाली। जैसे आप अपने जो आप घरों में आज जुबान बोलते हो, उनमें से भी चंद हजार वर्ड है, वही हम यूज कर रहे होते हैं बार बार। आप, तुम, क्या, हाँ या नहीं, सब कुछ वही वर्ड बार बार यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें भी चंद एक प्रॉपर्टीज जो है ये बार बार रिपीट हो रही होंगी। अच्छा, अब हर प्रॉपर्टी का जो आप सोचोगे वो आपको मिलेगी। यहाँ पे हर प्रॉपर्टी का अपना नाम है और उसकी वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे जो फोरग्राउंड कलर या टेक्स्ट का कलर होता है, वो क्या है, कलर। तो राइट साइड पे देखो, इसकी डेफिनेशन भी बता रहा है कि कलर सेट द कलर ऑफ एन एलिमेंट्स टेक्स्ट, एलिमेंट के टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कलर, और इसके बाद लगाते हैं हम कॉलन, और इसके बाद देते हैं हम उसकी वैल्यू। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा था, तो ये कुछ सजेशन में मुझे दे रहा है, अदरवाइज मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रेड। तो हम 3 4 किस्म के कलर कोड्स, कलर का नेम होता है, कलर के कोड्स होते हैं, तो हम नेम यूज कर रहे हैं रेड। ठीक है, अवेलेबल जो कलर नेम्स है वो आपको दोबारा से आप आओगे, क्लिक करोगे तो ये एक्वा और ये कलर नेम अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें से मैं रेड ले रहा हूँ, एंटर करते हैं, और इसके बाद हम इस तरीके से एक प्रॉपर्टी हमने सेट कर दी। सेव करते हैं इसको, और इसको अब यहाँ पे चलाते हैं, तो अब इसका कलर रेड हो गया। इसी तरह अब दूसरी प्रॉपर्टी देनी है तो इसके अंदर ही रहना है हमने। अगर हमने H1 को ही देनी है तो इस करली ब्रेस के अंदर रहना है। प्रॉपर्टी का नाम वैल्यू। इसी तरह इस सेमीकोलन का मतलब होता है कि एक प्रॉपर्टी मैंने लिख दी और उसकी वैल्यू दे दी। अब मैं इस सेमीकोलन के बाद एंटर लगाता हूं, अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी देना चाह रहा हूं उसको, क्या होगी, कलर हो गया, और क्या चीज लगी हुई है उसको, बैकग्राउंड। जो सोचोगे आपको यहाँ पे मिलेगी, BACK, देखो ये आना शुरू हो गई आपको। बैकग्राउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बैकग्राउंड कलर, और लिखने का तरीकेकार यही होगा जैसे लिखा हुआ बैकग्राउंड हाइफन कलर, और राइट साइड में बता रहा है कि ये प्रॉपर्टी क्या करती है।
सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। तो ये मैंने सिलेक्ट, एंटर करोगे या आप सिलेक्ट करने के बाद कॉलर लगाओगे तो राइट साइड पे आपको वैल्यू लिखने का मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ जी गोल्ड, ठीक है, सेव करता हूँ। तो ये देखो टेक्स्ट इसका कलर रेड और बैकग्राउंड कलर इसका गोल्ड। और ये सारा क्यों फैला है, क्योंकि ये कौन से लेवल का एलिमेंट है, दो लेवल बताए थे कि एनली में इन ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है वो हमेशा अपने पेरेंट की फुल विड्थ लेगा, ठीक है। इसी तरह अब इसको थोड़ा सा हम चेक करते हैं। तो इसको मैं कुछ ऐसे करूंगी, तो मैं बस इस एरिया का ना स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि इसमें है क्या। इसका मोबाइल है। तो सबसे पहले तो हमने स्टाइल का टैग लगाना है। जब भी CSS लिखनी है तो स्टाइल का टैग, जैसे कि लिखी थी तो HTML का टैग लगता है। तो स्टाइल का टैग ओपन होता है और स्टाइल का टैग आपका क्लोज होता है। इसके बाद ये जो आपका होता है इसे हम कहते हैं सिलेक्टर, ठीक है, या हम कहते हैं टारगेट। टारगेट या सिलेक्टर कि आप किस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप किस पे जो है ये प्रॉपर्टीज जो है वो चाह रहे हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास फिर आ जाती है ये चीज, ये आपकी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी खसूसियात, कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट का साइज होगा, फॉन्ट बड़ी फॉन्ट छोटी, बैकग्राउंड कलर देना है, कलर देना है, बहुत सारी हैं जो आपको मिल जाएगी, ठीक हो गया। इसके बाद आता है आपका ये कॉलन, ये कॉलन, ठीक हो गया। कॉलन लगाना है और इस कॉलन के राइट साइड पे ये आपकी होगी फिर क्या, प्रॉपर्टी की क्या होती है, वैल्यू। प्रॉपर्टी की वैल्यू यानी कलर रेड, बैकग्राउंड कलर गोल्ड, बस। और ये आपका जो ये जो चीज है ये सेपरेटर है एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से सेपरेट करने के लिए, यानी ये आपका कहलाता है सेपरेटर, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से अलग करेगा। और इस सारे को हम कह रहे होते हैं, यानी यहाँ पे आप देखोगे एक आपकी डेक्लेरेशन, बेसिकली डेक्लेरेशन जो है ना वो इसको कहा जाता है, एक इसको कहते हैं डेक्लेरेशन। ये एक जो पूरी की पूरी बात है ना, एक ये पूरी बात के बैकग्राउंड कलर गोल्ड, ये एक डेक्लेरेशन है, इस पूरी को हम कह रहे होते हैं डेक्लेरेशन। ये आपकी है डेक्लेरेशन, ठीक है। तो डेक्लेरेशन, 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 ठीक है, ये डिक्लेयर की है, ठीक होगी, ये डिक्लेरेशन होती है। और इस सारे को यानी कि इस करली ब्रेस के शुरू होने से करली ब्रेस के खत्म होने को इसको हम कहते हैं एक रूल लिखा है हमने, पूरा का पूरा एक रूल लिख दिया कि हमने H1 का पूरा एक रूल बना दिया कि भाई जो भी H1 आएगी, अच्छा ये यहाँ पे ये चीज दे आ गया, मैंने सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्टर बड़े अहम है इसमें, जो भी HTML आएगी H1 आएगी उसको ये रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक और HTML H1 लगाता हूँ, H1 कहीं पे भी होगी इस डॉक्यूमेंट में, कहीं पे भी होगी, तो इसके ऊपर ये पूरा का पूरा रूल अप्लाई हो जाएगा। क्यों कि मैंने यहाँ पे जो सिलेक्टर लगाया है वो जहां जाएगा सबको टारगेट करेगा। अगर मैं यहाँ लगा दूं H2, H2, तो क्या ख्याल है इस पे अप्लाई होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने जो इधर टारगेट किया वो H1 को किया।
अब मुझे इसको भी टारगेट करना है, इसको कोई और रूल लगाना है। क्या ये पूरा क्या है? रूल। तो मैं इधर एंटर करके नई रूल पे आ जाता, यहाँ पे मैं दोबारा इसको टारगेट करूंगा। स्पेस दो ना दो ऑप्शनल है। कर्ली ब्रेस ओपन, कर्ली ब्रेस क्लोज, एंटर करके इस कर्ली ब्रेस के अंदर, और इसको मैं कहता हूँ कलर इसका हो जाए जी ये ब्राउन, और बैकग्राउंड कलर हो जाए इसका कुछ ये, अभी जो भी हमारे आ रहा है जस्ट हमने सीखना। फ्रेश किया और इसको अप्लाई हो गया। तो ये जो रूल है ये अप्लाई हुआ इसको, और ये जो रूल है ये अप्लाई हुआ इसको, और ये एक पूरा रूल RUL रूल, और ये एक डेक्लेरेशन, और ये प्रॉपर्टी, और ये उसकी वैल्यू, और ये प्रॉपर्टी सेपरेटर, यही लगेगी और कोई नहीं लगेगी। सिलेक्टर्स चेंज होते रहेंगे, सिलेक्टर्स। अब इन सिलेक्टर्स को हमने देखना है। यहाँ पे एक आ रहा है ऑल सिलेक्टर। ये वो सिलेक्टर, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, सब एलिमेंट के ऊपर कुछ लगाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे टॉप पे रखते हैं हम इसको। अच्छा, इसमें तरतीब बड़ी अहम होती है, ये भी आपने जहन रखना है। ये देखो, H1 मैंने कलर क्या किया, रेड, ठीक है। ये रूल H2 को लगाया, नीचे आया, यहाँ पे दोबारा मैंने H1 को टारगेट कर दिया, यहाँ पे कलर इसका कर दिया ग्रीन, ग्रीनिश येलो, ठीक है जी, कोई भी कलर कर दिया। तो बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ जरा सोच के बताओ। हाँ जी बताओ भाई, सोचो, तुक्का लगाओ, कोई भी कलर दे सकते, कलर से कंफ्यूज नहीं होना आपने। हाँ, यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 9 के ऊपर मैंने H1 को टारगेट किया और उसका एक रोल लिखा। फिर मैं लाइन नंबर 17 पे आया, यहाँ पे दोबारा मैंने H1 को टारगेट किया और यहाँ पे मैंने सेम प्रॉपर्टी चेंज करके उसका कलर कुछ और कर दिया, ठीक है, मैंने ग्रीन कर दिया। तो क्या होगा बताओ, सोचो, कौन सा इसका कलर रहेगा, रेड वाला या ग्रीन वाला? हाँ जी, रेड वाला। आप रेड है, टारगेट तो सेम है, इंडिपेंडेंट कैसे है, टारगेट सेम है। मैं आपको कहूं, ये जो ये जो क्या नाम है इसका, व्हाइट बोर्ड का कलर ब्लैक कर दो, फिर मैं वहां पे खड़ा होके कहूं कि अब व्हाइट बोर्ड का कलर ग्रीन कर दो, टारगेट तो एक ही है ना, ठीक है, टारगेट एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, टारगेट एक है। अलग कैसे होता है बताता हूँ, पहले मुझे यहाँ से थोड़ा सोच के बताओ, ग्रीन होगा या, अभी मैंने आपको हिंट दे दिया, पे खड़ा होके कहा, लाइन नंबर 9 पे खड़ा होके मैंने कहा कि इसका कलर जो है व्हाइट बोर्ड का रेड कर दो, फिर मैं थोड़ी सी दूर चला गया, वहां पे जाके मैंने कहा कि इसका कलर ग्रीन कर दो, तो कौन सा कलर रहेगा? ऑब्वियस बात है ना, जो रूल आपका नीचे आएगा वो रूल की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। नहीं, CSS केस स्टडी में अभी बता तो रहा हूँ आपको कि मैंने यहाँ मैंने कहा कि रेड कर दो, फिर बाद में मैंने कहा कि ब्लू कर दो, तो कौन सा कलर रहेगा? तो फाइनल कलर कौन सा हुआ? ब्लू। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट में जब जो रूल नीचे आपको नजर आएगा, अगर वो टारगेट भी सेम हो गया और वैल्यू भी सेम हो गई, अब वो नीचे वाला जो होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, उसकी पावर ज्यादा होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे फर्ज करो, इस ऑर्डर भी हम लगा सकते हैं, कुछ ऐसे लगाते हैं, 1P8 साइज होता है इसका, इसके बाद इसका स्टाइल होता है, और इसके बाद इसका कलर होता है कुछ। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी नहीं है H1 में, यहाँ पे है, तो क्या ये बॉर्डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अच्छा, तो ये यहाँ पे छोटा सा बॉर्डर लग गया, अगर मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दूं, 10px करता हूँ, तो आपको नजर आ जाएगा, वो दोनों को ही लग गया, ठीक है, H1, क्योंकि ये दोनों को ही लग गया, H1 इसको भी है, इस हेडिंग को भी है, इस हेडिंग, क्योंकि H1 टारगेट है, ठीक है। तो अच्छा, इस H1 पे मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ,
ये फिर भी अप्लाई हो रहा है। नीचे वाली में तो जो चीज यहाँ पे दी होगी वो यहाँ से उठा लेगा, जो चीज यहाँ पे दी होगी उसको यहाँ से उठाएगा। ये बैकग्राउंड कलर नहीं है तो वो यहाँ से उठाएगा, कलर इसको ओवरराइड कर देगा। बैकग्राउंड कलर अगर मैंने दिया होता यहाँ पे आके मैं बैकग्राउंड कलर कर दूं, इसका बैकग्राउंड कलर और मैं कर दूं ये एक्वा सा, बल्कि कोई और कर देते हैं, कुछ ऐसे करते हैं मैंने कोरल। ये अब ओवरराइड हो गया, ठीक है, इसे हम कहते हैं ओवरराइड हो जाना। यानी जो सेम टारगेट और सेम प्रॉपर्टी जो एंड पे होगी, एंड से मुराद नीचे होगी, ऊपर वाली से नीचे होगी, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, उसकी पावर ज्यादा होगी। लेकिन ये जो प्रायोरिटी या पावर है ये चेंज होती रहती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज तो हमने देख लिया। अच्छा, ऑल सिलेक्टर देख रहे थे, तो एक हमारे पास है ऑल सिलेक्टर, उसके लिए हम यूज करते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, सारे, और इसी तरह आगे नीचे लिख देते हैं, और सबको मैं फर्ज करो बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 2px सॉलिड और रेड कलर का। तो ये देखो सबको लग गया, कुछ ही H1 को लग गया नीचे, कुछ ये वैसे लगा कैसे है H1 को, और इस H1 को एक किसी और तरीके से लग गया। बहरहाल ये ऊपर जो, अच्छा वो सबको लगा मतलब ये जो बॉडी टैग्स है ना उसको भी लग गया, ये ऑल सिलेक्टर है तो ऑल सिलेक्टर बॉडी को भी उसने सिलेक्ट कर लिया, तो बॉडी टैग के अंदर से शुरू हो रहा है, कुछ ऐसे बॉडी को भी उसने लगा दिया शायद। बहरहाल ये एक यूज होता है जो काम हमने सारों के लिए करना हो, यानी स्पेसिफिक, ठीक है। अच्छा जी, ये आप इसको पढ़ते रहोगे आपके साथ, इसे हम यूनिवर्सल सिलेक्टर या ऑल सिलेक्टर भी कहते हैं। इसमें ये मार्जिन चार्जन क्या होते हैं इसको अभी छोड़ दो, ये हम यूज कर रहे थे। अच्छा, इसी तरह पी टैग का इधर एग्जांपल दी हुई है, मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लोरम 10 कुछ ऐसे, और ये मैं ऑल सिलेक्टर को ना, अच्छा कमेंट करने के लिए कैसे करते हैं हम, सिलेक्ट कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, इसमें कुछ कमेंट ऐसे होता है सीएसएस में, ठीक है, ये कमेंट कर दिया, ये कमेंट का मतलब है आरजी तौर पर मैंने इसे छुपा दिया या डिसेबल कर दिया। तो ये आपके पास पी टैग आ गया, और अब मैं यहाँ पे पी टैग का कोई रूल लिखता हूँ, तो मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर इसका जी हो जाए ये वाला, तो इसको ये कलर हो गया इसको। इसी तरह आगे फिर आ रहा है एक आईडी सिलेक्टर और नीचे होगा क्लास सिलेक्टर, ये बड़े अहम सिलेक्टर्स हैं आपके। अब फर्ज करो आपके पास यहाँ पे ये पी टैग है, ठीक है, नीचे आके मैं एक और जो है पी टैग लगाता हूँ, ये सेकंड पैराग्राफ है नीचे वाला, यानी पैरा 2, ठीक हो गया। तो दोनों का कलर हो गया बैकग्राउंड कलर, ये जो येलो सा जो भी है ये हो गया, ठीक है। तो ये रूल दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, 2 हो 4 हो 5 हो 10 हो 20 होंगे इस पेज के अंदर, सब पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये जो नीचे वाला कलर है ना इसको चेंज कर दो, लेकिन ऊपर वाले का कलर कुछ और हो, और नीचे वाले का या इन दोनों में से किसी एक का कलर में कुछ और करना चाहता, तो वो कैसे करूंगा। अच्छा, अब इसको आपने समझना है। अब मैं कहता हूँ आप दोनों खड़े हो जाओ, ठीक है, आप दोनों खड़े हो जाते हो, ठीक हो गया। इनमें से अब मैं चाह रहा हूँ कि यार दोनों को नहीं, मुझे एक को खड़ा करना, तो मैं कैसे खड़ा करूँ, कैसे आपको आइडेंटिफाई करूंगा, नेम से। मैं कहूंगा यार आपका नाम क्या है, एहतशाम, अच्छा एहतशाम है, यासिर, यार नाम ऐसा ऐसा याद होंगे। तो एहतशाम खड़े हो जाओ, तो एहतशाम खड़ा हो जाओ, दोनों हैं स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट है, लेकिन मैंने कहा स्टूडेंट लेकिन एहतशाम। अब यही एग्जांपल यहां देखो, पैराग्राफ है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो पैराग्राफ जिसका नाम एहतशाम है वो खड़ा हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं इन पैराग्राफ्स या इन एलिमेंट्स को ना
तीन ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं जो सारे एलिमेंट्स को लग जाती हैं। इनमें एक होती है आईडी, ये वाली एट्रीब्यूट, ठीक होती है, और एक होती है क्लास वाली एट्रीब्यूट। अब ये कैसे लगा, तो मैं सेकंड पैराग्राफ को क्लास देता हूं, अभी मैं आईडी देता हूं, बल्कि आईडी इज इक्वल टू, इधर मुझे अपनी मर्जी का नाम रख सकता हूं, मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, एहतशाम ही रख देता हूँ। लो जी, मैंने कहा जी इसका नाम एहतशाम है, यानी इस पैराग्राफ का नाम है एहतशाम, यानी आईडी इसकी, आईडी, ये जरा ध्यान रखना, आईडी और इसमें क्या फर्क होता है ये भी समझाओ। यहाँ पे आ गया, ये तो हो गया बैकग्राउंड कलर ये भेजी, और इस एहतशाम का मैंने बैकग्राउंड कलर कुछ रेड करना है, फर्ज करते हैं, या ग्रीन करना है, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं छेड़ूंगा, इसके नीचे आऊंगा। अब मुझे पैराग्राफ को टारगेट नहीं करना, पैराग्राफ को भी कर सकते हैं, बल्कि हम यही देख लेते हैं पैराग्राफ, और इसके आगे लगाते हैं आईडी सेलेक्ट करने के लिए लगाते हैं हैश का साइन, ठीक है, या आप पैराग्राफ नहीं भी लगाओगे, जस्ट आप हैश का साइन और आईडी का नाम, ये इसका नाम इकट्ठे लिख देने हैं, स्पेस नहीं देनी। इसको अब आप ऐसे टारगेट कर सकते हो, मैं कहता हूं जी इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ये वाला हो जाए। अब देखो, ठीक हो गया, मैंने इसको क्या दे दी, एक आईडी दे दी, एक आइडेंटिफिकेशन दे दी, और फिर मैंने उसको कहा कि इस आईडी वाला चेंज कर। अब वो पैराग्राफ है कोई मसला नहीं, हेडिंग है कोई मसला नहीं, कुछ भी है, अगर मैं यहाँ पे जस्ट लिख दूंगा ना, पी लगा दूंगा इसके आगे, तो फिर ये होगा कि ऐसा पैराग्राफ जिसकी आईडी है एहतशाम, और ये आईडी अगर किसी H1 को लगी हुई है तो उसके ऊपर ये काम नहीं करेगा फिर, क्योंकि मैं कह रहा हूं ऐसा पैराग्राफ जिसकी आईडी, और ये इकट्ठा लिखना है, ठीक है, लेकिन मैं इसको अभी खत्म करता हूं ऐसे, अभी मैं, ठीक हो गया जी, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब मैंने कहा कि एहतशाम को ये लग जाए, लेकिन मसला ये हुआ कि एहतशाम तो क्लास में दो है, अब क्या होगा, हो सकता है ना स्टूडेंट के नेम सेम हो सकते हैं, तो एहतशाम तो क्लास में दो हैं। अच्छा, यहाँ पे मे बी ये काम कर जाए, लेकिन रूल वाइज ये सही नहीं है, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अगर रूल वाइज सही नहीं है, एक ये आपने अभी से एक जहन में रख लेना है, एक पेज के अंदर किसी को भी अगर एहतशाम की आईडी लगी हुई है ना, तो दोबारा हम किसी भी एलिमेंट को एहतशाम की आईडी नहीं दे सकते, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। अच्छा, अब ये एहतशाम जो आईडी, और दूसरा तरीका क्या और क्या होता है, मैं एक और पैराग्राफ बना रहा हूँ पी टैग, ये है जी पैरा 3, सॉरी, इसके अंदर पैरा 3, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो ये सिंपल, इसके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, क्यों, हालांकि ये नीचे पड़ी हुई है बैकग्राउंड कलर, तो येलो, ये जो है ये जो भी है, इसको मैं ऐसे येलो कर देता हूँ, ये येलो कलर इस सबसे नीचे है, तो इसकी पावर ज्यादा होगी, लेकिन ये इस पैराग्राफ पे तो अप्लाई हो रहा है, इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों, आईडी दे दी। अब मैंने कहा सारे स्टूडेंट का कलर जो है वो ये हो जाए, लेकिन उनमें से सिर्फ इस आईडी वाले का कलर जो है ना, वो आपका क्या नाम है, ये येलो हो जाए, ठीक है, तो अब वो बाकी सारों पे जो है वो ये वाला अप्लाई होगा, ठीक है, तो फर्ज कर लेते हैं ये ऑरेंज कलर अप्लाई होगा, और बाकियों पे ये येलो वाला, सॉरी आईडी वाले पे येलो वाला अप्लाई होगा, ठीक है, सबके ऊपर ये अप्लाई होगा पैराग्राफ्स पे, लेकिन इस आईडी वाले पे येलो अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं, अच्छा यहाँ पे ये हुआ कि हमारे पास जो एहतशाम है वो दो आ गए, हम एहतशाम जो है वो आईडी दोबारा यूज नहीं कर सकते, आईडी का और नेम, एक दूसरी हमारे पास एट्रीब्यूट होती है क्लास, इसका नाम रखता हूं मैं पैरा 3, नाम ऐसे रख रहा हूं कुछ, ये नाम दे रहे हैं, आईडी से भी नाम देते हैं हम और क्लास से भी नाम देते हैं इस पैराग्राफ को, तो अभी भी कुछ भी नहीं होगा, अभी वैसे जैसे चल रहा है हमारा वो रूल चलता रहेगा। अब मैं चाह रहा हूं कि इस क्लास वाले का कलर कुछ और करना है, कुछ और कलर चाहिए, क्लास में एहतशाम नहीं लिख सकते, आईडी और क्लास दो अलग चीजें, इसका
कंसेप्ट क्या है वो अभी बताता हूँ मैं। तो क्लास टारगेट, अब टारगेट पहले पहले टारगेट करना सीख लो कि इनको टारगेट कैसे करना है। अगर आईडी को टारगेट करना है तो नाम हम लगाते हैं हैश, और अगर क्लास को यानी कि ये पैरा 3 को टारगेट करना है तब हम लगाते हैं डॉट। ठीक है, इकट्ठे लिखते हैं। सेम उसी तरह मैं इसका बैकग्राउंड कलर कहता हूँ जी, ये हो जाए यूनिक सा कलर, ये वाला ग्रीन सा। ठीक है, तो आप देखोगे कलर इसका अब ग्रीन हो। तो अब इससे भी सेम काम हो रहा है, इससे भी सेम काम हो रहा है, तो इनमें फर्क क्या है? अच्छा, अब एक और पैराग्राफ है हमारे पास, पैरा 4, ये हमारे पास, इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा बताओ? इन तीन में से कौन सा रूल अप्लाई होगा पैरा 4 पे? फर्स्ट वाला। ठीक है ना, फर्स्ट वाला, क्योंकि ये इस आईडी के लिए है, ये इस क्लास के लिए, ये सबके लिए है। तो इसके ऊपर ना आईडी लगी है ना क्लास लगी है, तो ये सबके लिए जो है वही रूल अप्लाई होगा, ये पहला वाला। ठीक है, अच्छा, अब मैं इन दोनों पे येलो वाला रूल जो है, ये जो जामनी वाला रूल है, बैकग्राउंड कलर जामनी जो है, ये अप्लाई हो जाए। ये मैंने सॉरी सॉरी इसका नहीं, सॉरी ये ग्रीन वाला रूल, ये ग्रीन वाला रूल जो है वो इस पे भी अप्लाई हो जाए। ये जो क्लास है पैरा 3, इसके जो ये रूल है, ये मैं इस पैरा 4 पे भी अप्लाई करना चाह रहा हूं। क्या करूं? सोचो जरा। अगर मैं कहूं कि एहतशाम खड़े हो जाए, एहतशाम क्लास में दो थे, तो क्या वो दोनों खड़े होंगे या एक खड़ा होगा? दोनों खड़े होंगे। अब दोनों को तो नहीं पता मैंने किस एहतशाम को कहा। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एहतशाम जिसका रोल नंबर 5 है वो खड़ा हो जाए, तो फिर कौन खड़ा होगा? नंबर एहतशाम, लेकिन जिसका रोल नंबर 5 होगा। तो आईडी का जो कंसेप्ट है ना वो रोल नंबर वाला है। रोल नंबर पूरी क्लास में एक ही होगा, चेंज नहीं हो सकता। और जो क्लास का कंसेप्ट है ना ये नेम वाला है, यानी एहतशाम एक से ज्यादा हो सकता है, अली एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आईडी जो होती है ना, हम एक वेब पेज के अंदर, ये पूरे वेब पेज के अंदर आईडी जो हमने ये एहतशाम के साथ जो यूज की है, और हम किसी भी एलिमेंट को ये आईडी बतौर आईडी जो है ये नहीं दे सकते। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसका नाम भी अगर मैं एहतशाम सॉरी इसको जो क्लास है यानी कि इसका नाम भी मैं अगर पैरा 3 रख दूं, तो क्या ख्याल है ये वाला कलर इस पे भी अप्लाई हो जाएगा? सोच के बताओ। हाँ आप बताओ। अगर मैं इसका नाम भी, इस पैराग्राफ का नाम भी पैरा 3 रख दूं, तो क्या ये ग्रीन कलर इस पे अप्लाई हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ जी, नहीं होगा। हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा, कौन कह रहा है? कैसे हो जाएगा बताओ? नेम जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये कंसेप्ट है नेम वाला, अली वाला, एहतशाम वाला। यूं समझ लो ये एहतशाम ही नाम लग गया इसका, तो ये नाम बेसिकली यहाँ चला जाना चाहिए था, आईडी इधर आ जाना चाहिए था। तो ये पैरा 3 जो है क्लास वाला कंसेप्ट है आपका, नेम वाला। ठीक है, तो ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, यानी मैं अगर इसको भी क्लास सेम दे दूं, पैरा पैरा 3 सेम नाम दे दिया मैंने, एहतशाम एहतशाम, मैं कह रहा हूँ एहतशाम का बैकग्राउंड कलर, एक नाम है, कोई और नाम बता दो यार, तेरा क्या नाम है? आहद, चलो ये कर लेते हैं। तो मैंने कहा आहद का बैकग्राउंड कलर जो है वो ये ग्रीन हो जाए, तो आहद जितने भी होंगे सबका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ रोल नंबर 1, फर्ज कर लेते हैं इसका नाम, हम ये आईडी इसको दे रहे हैं रोल नंबर 1, वही वाला कंसेप्ट देख लेते हैं जहन में। नाम एक से ज्यादा हो सकता है, यूज केस एक ही चलेगा इन सब पे, जैसे कि पी टैग सब पे चल रहा था, इसी तरह क्लास वाला सब पे चलेगा। ठीक है, तो ये अब देखो, तो ये सबका कलर, ये क्या हुआ? अच्छा, वो आईडी चेंज हो गई है इसकी, इसकी आईडी जो है हमने अब ये कर देनी है ऐसे, और क्या मसला हुआ है? हाँ, ये यहाँ पे वो नाम नहीं था ना, वो उसने क्या किया, तो ये दे दिया क्योंकि उसको ये मिला ही नहीं पैरा थे। तो यहाँ पे देखो,
यानी मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ऐसे देखते हैं इसको, मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने किधर गया, मैंने क्या किया, ये नीचे वाले पैराग्राफ 3 और 4 का नेम था, और नेम को हम कुछ इस तरह से टारगेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लास, सीएसएस में हम कहते हैं क्लास, एचटीएमएल में क्लास एट्रीब्यूट। और क्लास जो है वो एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन आईडी जो होती है वो रोल नंबर की तरह है, वो एक से ज्यादा नहीं होगा। तो ये रूल हमने जहन में रखना है। और आईडी को अगर टारगेट करना है तो हमें हैश लगाना पड़ता है, और अगर हमने क्लास को टारगेट करना है डॉट लगाना पड़ता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है मुझे, क्लास की जरूरत क्यों पड़ रही है मुझे, कौन बताएगा, क्लास की आईडी की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्या हम इसके बगैर पैराग्राफ के कलर चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए हमें, यानी सेम टैग्स को, एक जैसे टैग्स को डिफरेंट स्टाइलिंग देने के लिए, डिफरेंट रूल अप्लाई करने के लिए हमें क्लास या आईडी लगाना पड़ता है। सेम एलिमेंट्स को, एक जैसे एलिमेंट्स को, सेम नहीं, एक जैसे एलिमेंट्स को डिफरेंट स्टाइलिंग लगाने के लिए हमें या तो क्लास या आईडी लगाना पड़ता है। और आईडी और क्लास में फर्क यह है कि आईडी को हम जस्ट एक दफा एक ही बंदे को दे सकते हैं, जैसे कि रोल नंबर होता है। नेम यानी कि क्लास जो होती है वो नेम की तरह होती है, वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, बस। अब वो भी वो वाला है था, वो तो फिर आईडी रोल नंबर 2 हो गया, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। लेकिन यहाँ पे देखो आहत, अब ये मैं, अच्छा अब ये देखो, ये जरूरी नहीं है ये पैराग्राफ के साथ है, अब ये चेंज भी देख लो। यहाँ पे मैं H3 लगाता हूँ, सेव किया मैंने, तो यहाँ पे इसको कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसकी क्लास लगा दूं, क्लास सॉरी आहद, तो इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सिंटेक्स बता रहा है, ये बता रहा है कि ऐसी क्लास, कोई भी किसी भी एलिमेंट को जिसका नाम यानी कि जिसकी वैल्यू जो है वो आहद है, मैंने जाके उसका कलर चेंज कर देना, उसका बैकग्राउंड उस पर ये अप्लाई कर देना, बस। लेकिन अगर मैं इसके पीछे ये लिख दूं, इस डॉट से पीछे H3, अब क्या होगा, अब सिर्फ और सिर्फ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ H3 में जिसको कलर, जिसको क्लास आहद लगी हुई है उस पे अप्लाई हुआ है ग्रीन, बाकी जो है वो यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है। यानी इस तरीके से हमने इस क्लास को एलिमेंट स्पेसिफिक कर दिया। ठीक है, मैंने कहा, ये आप यूं समझ लो कि अली 3 थे, 2 लोधरा से आ रहे थे, एक भावलपुर से आ रहा था। मैंने कहा अली वो जो लोधरा वाले हैं, तो ये मैंने वो कर दिया, अली 3 ही है। लेकिन मैंने कहा वो एक्स्ट्रा बात कर दी, मैंने उसे एक्स्ट्रा बता दिया कि ऐसे अली, वो अली जो लोधरा वाले हैं, अहद ऐसा जो लोधरा वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये जो सिलेक्टर्स हैं ये बड़े अहम है इसमें, ये आपको अच्छी तरह समझ आएंगे तो आप सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये ऐसी, जिस भी एलिमेंट को ये क्लास लगी होगी उसके ऊपर ये रूल अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर मैं इसके पीछे लिख देता हूँ P, तो ये क्या होगा, इसको अप्लाई नहीं करेगा, जस्ट ऐसे पैराग्राफ एलिमेंट जिसके क्लास जो है आहद लगी होगी सिर्फ उसको करेगा। पैराग्राफ लग गया, अब इसके साथ P टैग लग गया। और अगर मैं कर दूं इधर H1, अब क्या होगा, है तो ये किस किस को अप्लाई होगा ये बताओ, चलो यूं बताओ कि किस किस को ये कलर अप्लाई हो जाएगा, जिसकी हेडिंग नहीं, उस हेडिंग को जिसकी क्लास आहत हो, जिसको एट्रीब्यूट, क्लास की एट्रीब्यूट आहत लगी हुई है वैल्यू, उसको होगा। तो ये किसको लगी हुई है, बता रहा हूं ना कि आउटपुट क्या आएगा, अभी मैं दिखाऊंगा ना, पहले आप खुद अंदाजा लगाओ कि क्या आउटपुट आएगा, क्या होगा। पैराग्राफ को कलर लगेगा ये, हेडिंग को लगेगा ये, हेडिंग को क्यों नहीं लगेगा, यहाँ टारगेट तो कर दिया मैंने H1, लेकिन वहां पे कोई नाम नहीं दिया मैंने। ठीक है ना, ये देखो अब इस पैराग्राफ पे कोई कलर नहीं लगा, ये पीछे देखो आप, वही ऊपर वाला कलर आ, ये ग्रीन नहीं लगा।
लेकिन H1 ऐसी कोई है ही नहीं जिसकी क्लास आहद हो, तो वो किसी पे अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस H1 को फर्ज करो क्लास आहद दे देता हूं, तो इसका कलर देखो ग्रीन हो। ठीक हो गया। तो क्लास हम एक से ज्यादा दे सकते हैं, और क्लास जस्ट टारगेट करनी हो तो सिर्फ डॉट के साथ करते हैं, आईडी टारगेट करना हो हैश के साथ, एलिमेंट टारगेट करना हो उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, और ये होता है हमारा ऑल सेलेक्टर। आज के लिए बहुत है ये, अगर आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाता है। अभी सिर्फ हम टारगेट देख रहे हैं, प्रॉपर्टी जस्ट दो ही देखी है, कलर बैकग्राउंड कलर, बस। बाकी हम प्रॉपर्टी भी देखेंगे, लेकिन पहले टारगेट समझ आएंगे तो फिर हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि मैं अगर इसको पूरी लाइन का कलर बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना चाह रहा हूं, और मैंने सेलेक्ट किया इसको और इसका मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो ये सिर्फ स्पेस हुआ, लेकिन पूरी लाइन पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरी सिलेक्शन गलत है, मेरा टारगेट गलत है। ठीक है, तो ये टारगेट जो है ये बहुत अहम है। तो टारगेट आपने समझने हैं। टारगेट आपको आते हैं, ये होता है टैग सिलेक्टर या टारगेट। आईडी वाला ये हमारा क्लास। और आईडी और क्लास में क्या फर्क होता है कि आईडी एक दफा आती है पूरे पेज में, ये जो नाम लिखा हुआ है, और एक एलिमेंट को बस लग सकती है, यूं समझ लो, आप यूं कह लो कि रोल नंबर 1 जो है, रोल 1, ये सिर्फ एक एलिमेंट को लगेगी, किसी भी दूसरे एलिमेंट को मैं रोल 1 नहीं लगाऊं। ये रूल है, इसका असूल है। क्लास में जिसको मर्जी लगा दो, यानी आहत की क्लास में जितने मर्जी एलिमेंट। ठीक हो गया, चलो।